हाय एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये चैप्टर शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा। अगर किसी स्टूडेंट ने 12th क्लास के अंदर मैथ ले रखी थी तो ये चैप्टर उन्होंने पढ़ा होगा। उस टाइम ये चैप्टर जब आपने पढ़ा होगा, भाई किसी ने पढ़ा होगा या किसी ने नहीं पढ़ा होगा। अब मुझे नहीं पता किसने पढ़ा है किसने नहीं पढ़ा, बट हालांकि मैं तो आपको चीजें बताऊंगा ही। बट जिन बच्चों ने पढ़ा है, जिन स्टूडेंट ने उस टाइम ये चैप्टर पढ़ा है, उनको पता है कि ये चैप्टर के अंदर ग्राफ की नीड होती है। ग्राफ बनाकर ही चैप्टर को करते हैं। वहां पर जब आपने 12th क्लास के अंदर ये चैप्टर पढ़ा था, 12th क्लास में भी चैप्टर का नाम यही था, लीनियर प्रोग्रामिंग। मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं 12th में बहुत टाइम मैथ भी पढ़ा चुका हूँ स्टूडेंट्स को। तो 12th क्लास में जब आपने चैप्टर पढ़ा था तो आपने मैथमेटिक्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ा था। आपने सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव से पढ़ा था। आपने कभी समझा नहीं था कि कॉन्सेप्चुअली है क्या, ये चैप्टर क्यों बनाया गया है, ये नहीं समझा। मेरा कहने का पर्पज ये था कि जब भी हम मैथमेटिक्स में कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका पर्पस नहीं समझते। हम सीधा सीधा क्या करते हैं, क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करते हैं और खत्म कहानी, यही होता है। जब आप इसको ऑपरेशन रिसर्च में पढ़ते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको ये भी समझना होता है कि ये चैप्टर बनाया क्यों गया और इस चैप्टर को लाया क्यों गया और क्या ये हमारी हेल्प करता है ये चैप्टर। आइए दोस्तों, आज की क्लास में यही समझते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है क्या, और ये टेक्निक जो लाई, एलपीपी वाली टेक्निक जो आई, और इसने हमारी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। ठीक है जी, चलिए दोस्तों आज कंसेप्ट समझते हैं। हेडिंग डालेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सर हमने ना फास्ट ट्रैक बैच का एक ग्रुप भी बना रखा है जिसके अंदर आप चैट भी कर सकते हैं, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम का, और आप हमारा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर अब मैं सारे नोट्स भेजता हूँ ये फास्ट ट्रैक बैच के। मैं जो भी लिखता हूँ यहाँ पर उसको सेव कर लेता हूँ और मैं शेयर कर देता हूँ। तो मैंने काफी नोट्स भी शेयर कर दिए थे, अकाउंट के भी करे थे, और इसके चैप्टर, इसमें 2 चैप्टर जो हो गए उसके भी कर लिए हैं, असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के। ठीक है जी, चलिए। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है बेसिकली, इसको प्यार से एलपीपी कहा जाता है। और ये एक टेक्निक है जो हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन देती है। अब प्रॉब्लम क्या है पहले वो समझते हैं, क्योंकि जब भी मैं कोई चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ ओआर में, ऑपरेशन रिसर्च या जो भी बोल लो आप, ओआर ऑपरेशन मैनेजमेंट, ओआर फाइनल में बोलते हैं इसको। तो जब भी मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ ना, क्या प्रॉब्लम आई थी। असाइनमेंट पढ़ाया था तब भी प्रॉब्लम बताई थी, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाया था तब भी प्रॉब्लम समझा था हमने। आइए समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों एक फैक्ट्री का ओनर है, मान लीजिए दोस्तों एक फैक्ट्री का ओनर है, और वो फैक्ट्री का ओनर क्या करता है, फर्नीचर बनाता है। फैक्ट्री का फर्नीचर का बिजनेस है उसका। लेट सपोज मिस्टर ए है, और मिस्टर ए का एक फर्नीचर का बिजनेस है, और ये 2 टाइप के फर्नीचर पे डील करता है। एक चेयर पे, ये चेयर का प्रोडक्शन करता है या बनाकर बेचता है, और एक टेबल पर, चेयर और टेबल। अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आई कि जो मिस्टर ए है उसके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज है। मिस्टर ए के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। क्या है वो लिमिटेड रिसोर्सेज? कहता है इसके पास ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिर्फ 50,000 रुपए है। कहता है ये मैक्सिमम 50,000 रुपए लगा सकता है अपने बिजनेस के अंदर। या तो उस 50,000 की सारी चेयर खरीद ले, या वो 50,000 की सारी टेबल खरीद के बेच ले। ठीक है भाई, 50,000 ही पड़े हैं इसके पास, इससे ज्यादा वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। लेट सपोज आपने एक बिजनेस खोला और आपके 50,000 पड़े हैं, आप फर्नीचर बिजनेस खोलना चाहते हो। अब 50,000 में या तो आप टेबल बनाकर बेच लो, या आप टेबल चेयर बनाकर बेच लो, या दोनों को मिक्स करके बेच लो। ठीक है जी। इसके पास एक स्टोरेज भी है, क्योंकि देखिए जब भी वो टेबल बनाएगा, कोई भी फर्नीचर वाला बंदा या जिसका फर्नीचर का बिजनेस है वो टेबल बनाएगा, तो उस टेबल बनाने के लिए उसको रखेगा, स्टोरेज कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए। कहता है ज्यादा से ज्यादा इसको 60 पीस की स्टोरेज कैपेसिटी है, 60 पीस की। एग्जाम्पल क्या, 60 पीस की, 60 पीस की इसके पास स्टोरेज कैपेसिटी। 60 पीस बोले तो
अगर ये चेयर बनाता है सिर्फ, तो 60 चेयर अपने गोडाउन में रख सकता है। अगर ये चेयर बनाता है तो ये 60 चेयर अपने गोडाउन में रख सकता है। और अगर ये टेबल बनाता है तो ये भी 60 टेबल रख सकता है। या तो 60 चेयर बना कर रख ले, या 60 टेबल बना कर रख ले, या इन दोनों का मिक्सअप करके रख ले। लेट सपोज 20 ये बना ले, 40 वो बना ले, 10 ये बना ले, 50 वो बना ले, है ना, 15 वो बना ले, 35 वो बना ले, कुछ भी मिक्सअप कर लो। चाहे इसको पूरा बनाना है, इसको पूरा बनाना है, किसी को बना लो। 60 से ज्यादा टेबल या फिर चेयर नहीं आ सकती इसके गोडाउन के अंदर, इतनी इसके पास स्टोरेज कैपेसिटी। अब प्रॉब्लम समझना क्या है। प्रॉब्लम यह है कि भैया मिस्टर ए के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिर्फ 50,000 रुपए है, और स्टोरेज की कैपेसिटी भी आपके पास 60 पीस की है। 60 यूनिट ही वहां पर रखा जा सकता है, या तो चेयर या फिर टेबल, दोनों मिलाकर रख लो या अलग अलग रख लो, 60 से ज्यादा नहीं रख सकते। मिस्टर ए आपको कहता है कि आप एज अ ऑपरेशन मैनेजर मेरी हेल्प कर दो। आपने कहा भाई कैसे हेल्प करूं? वो कहता है, मिस्टर ए कहता है कि सर ये बताइए कि मैं इन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर पाऊं। तो आपने कहा कि सर ये हम बता देंगे, 2 मिनट का काम है, बस आप ये बता दो कि टेबल की कॉस्ट क्या होती है और कितने में आप उसको बेच देते हो। क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए टेबल और चेयर का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस भी तो पता होना चाहिए। उसने कहा सर ये मैं बता देता हूं आपको कि एक टेबल की कॉस्ट क्या पड़ती है और हम उसको कितने का बेचते हैं। तो भैया देखो, टेबल की कॉस्ट इसने बताई कि जी टेबल की जो कॉस्ट है वो हमारे को पड़ती है 2500 रुपए की। एक टेबल 2500 की बनती है और हम इसको सेल कर देते हैं 2750 रुपए की। समझ में आ रहा है? एक टेबल कितने की बनती है? 2500 रुपए की, और 2750 की बेच देते हैं। और इसमें एक टेबल पर आपको प्रॉफिट होता है 250 रुपए का। ओके, ये तो यहां हो गई टेबल की कहानी। अब चेयर की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है जी देखो, एक चेयर बनाने में 500 रुपए की कॉस्ट आती है, और हम एक चेयर को बेच देते हैं 575 रुपए में। मतलब एक चेयर की कॉस्ट 500 रुपए है और उसको एक चेयर 575 में बेचते हैं, तो कम से कम 75 रुपए का पर यूनिट का प्रॉफिट हो जाता है हमारे को। तो प्रॉफिट पर यूनिट कितना जाता है? 75 रुपए। कहता जी ये बता दी मैंने कॉस्ट। अब आप बताओ, अब हमें ये बताना है कि सर मैं कितनी टेबल बनाकर बेचूं या मैं कितनी चेयर बनाकर बेचूं जिससे जो मेरी कॉस्ट है वो मैक्सिमम आ जाए, सॉरी मेरा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम आ जाए। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? भाई मिस्टर ए आपसे बस ये चाहना चाहता है कि भैया उसको कितनी टेबल या फिर कितनी चेयर बनाकर बेचनी चाहिए जिससे उसकी कॉस्ट क्या हो जाए? मैक्सिमम आ जाए। बट कंडीशन है, कंडीशन ये है कि उसके जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। इसलिए इस चैप्टर का दूसरा नाम है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप स्टडी मैट मॉड्यूल में जाकर देख लेना। इस चैप्टर के दूसरे नाम को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। आइए मैं कुछ केसेस लेता हूं और देखते हैं क्या हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से इस मिस्टर ए का मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमने क्या लिया, हमें पर डाटा है कि भाई 50,000 है और उसका 50,000 मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, उसमें टेबल या चेयर बना सकता हूं। तो मैंने केस नंबर 1 लिया कि एक काम करो, आप सारी की सारी टेबल बना लो, छोड़ो चेयर। केस नंबर 1 लिया, प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर ऑल चेयर ऑफ ₹50,000। पूरी 50,000 की चेयर बना लो आप। पहले चेयर नहीं, पहले टेबल की बात करता हूँ। पूरे 50,000 की टेबल बना लीजिए आप। ठीक है जी, एक काम करते हैं, 50,000 रुपए जो हमें पड़ा है उसकी क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। केस नंबर 1 है, और इस पूरे टेबल बनाने पर हमारे पास कितने का फायदा होगा मुझे बताइए। एक टेबल कितने की पड़ती है? 2500 की। तो अगर एक टेबल 2500 रुपए की है तो एक बात बताइए सर, 50,000 में कितनी टेबल बन जाएगी? बताइए, एक टेबल अगर 2500 रुपए की है तो 50,000 में कितनी टेबल बन जाएगी? चलो चेक करते हैं। 2500 की एक टेबल है,
तो भैया नंबर्स ऑफ टेबल कितनी बनेगी, हमने कहा भाई नंबर ऑफ टेबल बनती है, टोटल पैसा इन्वेस्ट करने को है 50,000 और एक टेबल है 2500 रुपए की, तो टोटल कितनी टेबल बनेगी, 50,000 डिवाइड बाई 2500 रुपए। एक टेबल, टोटल 20 टेबल हम बनाकर तैयार कर लेंगे और एक टेबल में हमारे कितने का प्रॉफिट होता है, 250 रुपए का। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा 20 टेबल का, तो 250 रुपए का एक टेबल प्रॉफिट होता है, तो 20 टेबल पे कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 250 इंटू 20 करेंगे, 5,000 रुपए कमा लोगे आप अगर सारा का सारा पैसा आप टेबल बनाने में लगा देते हो तो। पहला केस तो ये बनता है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे केस की। वो कह रहा है सर सारा का सारा टेबल मत बनाओ, एक काम करो सारी की सारी चेयर बना लो। उसमें क्या होगा, नंबर्स ऑफ चेयर ज्यादा बन जाएगी, मैन्युफैक्चर ऑल चेयर, मैन्युफैक्चरिंग ऑल चेयर, सारी सारी चेयर बना लो। अब मुझे बताओ एक चेयर कितने की है, एक चेयर की बनाने की कॉस्ट है 500, तो बताओ 50,000 रुपए में कितनी चेयर बना सकता हूं, तो वही तरीका वही है, नंबर ऑफ चेयर। टोटल पैसा आप इन्वेस्ट करोगे 50,000 और उस पैसे को इन्वेस्ट करने पर टोटल एक चेयर 500 की है, तो आप कितनी चेयर बना सकते हो, 100 चेयर बना सकते हो। बट प्रॉब्लम यहां आ जाती है कि 100 चेयर रखने के लिए कैपेसिटी नहीं है, आप 100 चेयर बना ही नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी स्टोरेज कैपेसिटी है 60 चेयर रखने की, तो 100 तो बना ही नहीं सकते। भले ही 100 बन जाएगी 50,000 में, पर आप नहीं बना सकते। कितनी बना सकते हो, सिर्फ 60 चेयर बना सकते हो। अगर 60 चेयर बनाओगे और एक चेयर 500 की है, तो 30,000 रुपए खर्च होंगे, 20,000 अनयूटिलाइज हो जाएगा। तो मतलब ऑन अमाउंट ऑफ 30,000 वी विल मैन्युफैक्चर 60 चेयर, क्योंकि उससे ज्यादा मैं चेयर नहीं बना सकता। ये 100 चेयर हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते क्योंकि हमारी स्टोरेज कैपेसिटी 60 चेयर की है। तो इस वाले के में क्या हुआ कि 60 चेयर बना लिया, और अब बताओ प्रॉफिट कितना हो गया। सर प्रॉफिट कितना होगा अगर मैं 60 चेयर बनाऊंगा, क्योंकि मेरी मजबूरी है, पैसे तो मेरे पास 100 चेयर बनाने के हैं दोस्तों, बट 60 चेयर से ज्यादा मैं नहीं बना सकता क्योंकि 60 चेयर की ही कैपेसिटी है, भले ही पैसा मेरे पे ज्यादा का बड़ा हो। अब 60 चेयर है और एक चेयर पे 75 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो 60 चेयर है और एक चेयर पे 75 का, तो 4500 का प्रॉफिट हुआ। ये लो जी। तो मेरे इस हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, अब क्या सजेशन दोगे उस कंपनी के मालिक को, अब क्या एज ऑपरेशन मैनेजमेंट मैनेजर आप क्या बोलोगे, कितनी चेयर बनाएगा या प्रॉफिट बनाओगे। आप कहोगे सर, आप कहोगे टेबल बनाने में फायदा है, टेबल बनाने में फायदा ये है कि वहां पर 500 का ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। यहां बनाओगे तो एक तो आप पूरा पैसा यूटिलाइज कर लोगे, ठीक है जी, और आपका प्रॉफिट भी ज्यादा हो रहा है, ये बोलोगे। तो मैं कहूंगा गलत बोला आप। क्यों बोला, क्योंकि दोनों में कमियां हैं। ये है कि यहां पर आपने 50,000 को पूरा यूटिलाइज कर लिया, एक रिसोर्सेज जो है 50,000 रुपए अमाउंट, उसको फुल्ली यूटिलाइज करा, इसको पूरा यूटिलाइज, यस 50,000 के अमाउंट को आपने पूरा यूटिलाइज करा। बट सर जो 60 चेयर की कैपेसिटी थी, 60 पीस की जो स्टोरेज कैपेसिटी, वो नॉट यूटिलाइज्ड है, वो यूटिलाइज आपने करी ही नहीं। तो आपने एक रिसोर्सेज को तो पूरा यूटिलाइज कर लिया, पर दूसरे रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं दे रहा हमें। भाई चैप्टर का नाम क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई एक रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज करूं और दूसरे को ना करूं, ये ऑप्टिमम कहां हुआ, इसलिए ये आंसर गलत है। आप सारी चेयर बनाओगे तो भले ही आप 50,000 रुपए को यूटिलाइज कर लोगे, पर 60 चेयर की जो कैपेसिटी है या 60 स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। बीसी तो करी, सारा पैसा अगर टेबल पे लगा दो तो बीसी तो कर पाओगे, तो पूरा नहीं कर पाओगे। अच्छा इसमें क्या करें फिर, इस वाले में बताओ, इस वाले में ये हुआ कि आपने 60 पीस की जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो तो फुल्ली यूटिलाइज कर ली, पूरी 60 के साथ चेयर आपने बना ली, तो इस बार आपने स्टोरेज कैपेसिटी तो पूरा यूटिलाइज कर लिया, बट जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट वो आपने पूरा यूटिलाइज नहीं करा, नॉट यूटिलाइज, उसमें आपने सिर्फ 30,000 ही यूटिलाइज करा। अभी आपका क्या हो जाएगा, 20,000 अनयूटिलाइज हो जाएगा। तो ये भी एक ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, इधर भी एक रिसोर्सेज तो पूरा यूटिलाइज हो रहा है और दूसरा रिसोर्सेज पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा। आप समझिए प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो अब यहां पर हम क्या करें ऐसा जिसके अंदर हम दोनों के दोनों रिसोर्सेज को पूरा का पूरा यूटिलाइज कर पाए। तो दोस्तों वहां आता है लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक।
लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक हमें ये बताएगा कि किस तरीके से आपको कितनी चेयर या कितनी टेबल आपको बनानी है, जिससे पहली बात, जिससे आप अमाउंट का, इन्वेस्टमेंट का पूरा यूटिलाइजेशन कर पाओ, स्टोरेज कैपेसिटी का पूरा यूटिलाइजेशन कर लो, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट भी हमें प्रोवाइड कर दे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक लाई गई ये समझते हुए कि ऐसी प्रॉब्लम अगर आएगी एक मैन्युफैक्चरर को, तो उस प्रॉब्लम को लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स बताएगा कि कितनी चेयर या कितनी टेबल बनानी चाहिए, जिससे आपके दोनों रिसोर्सेज पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाए और साथ में मैक्सिमम प्रॉफिट भी हमें दे। दिस इज द चैप्टर, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर, राइट? आपको समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। और जब भी आपको कोई चीजें समझ में आ जाती है तो कमेंट करके जरूर अप्रिशिएट करे। इसे जब हम पढ़ते हैं, आपका कमेंट सारे पढ़ता हूँ मैं, जब आप कमेंट करते हो और पढ़ते हो, बहुत सारे बच्चे का नाम भी याद हो गए मुझे जो कमेंट करते हैं। जब कमेंट करते हो तो हमें लगता है यार ये बच्चा स्टूडेंट पढ़ रहा है, हमारी क्लास देख रहा है, तो इनके लिए क्या होता है जब कमेंट नहीं आते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हमें लगता है कि बच्चा नहीं पढ़ रहा होगा या स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा होगा। तो कमेंट आ जाते हैं तो लगता है कि हाँ यार ये स्टूडेंट पढ़ रहा है, मतलब मुझे वीडियो रोकनी नहीं है कहीं पर भी, मुझे पढ़ाना है इनको पूरा का पूरा। फिर जब ऐसा होता है कि यार नहीं आ रहा है वीडियो में, व्यूज कम हो गए, अब देखिए धीरे धीरे व्यूज कम हो जाते हैं वीडियो में, स्टूडेंट छोड़ देता है पढ़ाई, वो कहता है बाद में करूंगा, अब तो अपलोड ही हो रही है, वो उसको इसको मन में ये होता है कि अब तो अपलोड ही हो रही है, बाद में कर लूंगा कभी भी टाइम मिलेगा तो। वो गलती कर रहा है, वो बाद में नहीं होगा, क्योंकि ये कोर्स एंड पेपर तक ही खत्म करूंगा मैं उससे पहले खत्म नहीं कराऊंगा पेपर तक, मैं पेपर के एंड मई तक खत्म होगा ये। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आने वाले 2-3 सालों तक आराम से चलेगी। क्यों? इस वे में बना रहा हूँ कि कोई भी चीज जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, नया सिलेबस 4 साल चलता है ना, 4 साल चलेगी ये वीडियो। इस तरीके से बना रहा हूँ कि बार बार मेहनत ना करनी पड़े मुझे भी, और स्टूडेंट को भी सारी वीडियो मिल जाए, वो अच्छे से फास्ट ट्रैक रिवीजन अपना कर पाए। ठीक है, तो पूरा रिसर्च करके वीडियो बना रहा हूं। अब लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक ने हमें क्या बताया? लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक आया, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक आई और इसने ये प्रॉब्लम सोल्यूशन का आंसर दिया। इन्होंने कहा भाई हम बताते हैं, इसलिए तो आपको पढ़ा रहा हूं कि कल को अगर लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक आप सीख गए और सीखने के बाद कोई मैन्युफैक्चरर आपसे कहे कि भैया मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दो, बताओ कितनी चेयर है कितनी टेबल बनाऊं जिससे मेरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो जाए और साथ में मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो जाए, तो ये इसलिए पढ़ा रहा हूं कल को आपको कोई पूछे तो आप उसका जवाब दे पाओ ये टेक्निक लगाकर। ठीक है जी। अब लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक कहता है कि एक काम करो, आप बनाओ 50 चेयर, मैन्युफैक्चर 50 चेयर, 50 चेयर बनाओ एंड 10 टेबल बनाओ। अब ये मैन्युफैक्चर करो, 50 चेयर बनाओ और 10 टेबल बनाओ। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम आ जाएगा। 50 चेयर बनाओगे और 10 टेबल बनाओगे, आपका प्रॉफिट मैक्सिमम आ जाए। मुझे बताओ 50 चेयर और 10 टेबल बनाऊंगा तो टोटल कितनी स्टोरेज कैपेसिटी का यूटिलाइज कर लूंगा? 60। तो स्टोरेज कैपेसिटी तो हमारी पूरी यूटिलाइज हो गई। स्टोरेज कैपेसिटी 50 चेयर और 10 टेबल, टोटल 60, फुल्ली यूटिलाइज। तो एक रिसोर्सेज तो पूरा यूटिलाइज कर लिया। ठीक है जी। अब मुझे बताओ 50 चेयर बनाने में मेरी कॉस्ट क्या आएगी? 50 चेयर बनाने में कॉस्ट क्या आएगी? तो सर 50 चेयर है और एक चेयर की कॉस्ट है 500, तो 50 चेयर बनाने में आपकी कॉस्ट आएगी 25,000 रुपए। सर जरा मुझे बताओ 10 टेबल बनाने की कॉस्ट क्या होगी? 10 टेबल बनाने की कॉस्ट क्या होगी? सर 10 टेबल बनाने की कॉस्ट होगी, एक टेबल की कॉस्ट आती है 2500, तो 10 टेबल की कॉस्ट होगी 25,000 रुपए। तो अगर आप ये देखो तो इस केस के अंदर मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी फुल्ली यूटिलाइज हो गया। इन्वेस्टमेंट जो है, अमाउंट ऑफ मनी फुल्ली यूटिलाइज हो गया। तो मतलब मैंने प्रॉपरली दोनों रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइज कर लिया। मैंने प्रॉपर दोनों रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइज कर लिया। हाँ जी सर, आपने दोनों रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइज कर लिया। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हाँ आपने पहली वाली रिसोर्सेज का भी पूरा यूटिलाइज करा और दूसरी वाली रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइज करा। अब बताओ क्या प्रॉफिट मैक्सिमम हुआ? चलो देखते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। सर चेयर की बात करते हैं, 50 चेयर हमने बनाई और एक चेयर पे 75 रुपए का प्रॉफिट है, तो कितना आया? और हमने 10 टेबल बनाई और एक टेबल पे 250 रुपए का प्रॉफिट है, तो कितना आता है? चलो चेक करो।
मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर में 50 चेयर है और एक चेयर पे 75 रुपए का प्रॉफिट है, तो 3750 रुपए का प्रॉफिट कमा कर देगी हमें 50 चेयर बेचने पर। और 10 टेबल है और एक टेबल पे 250 का, तो 2500 रुपए का प्रॉफिट कमा के देगी हमें टेबल उसको बेचने पे। इस हिसाब से ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया? 6250। अरे वाह! तो टोटल प्रॉफिट भी हमें पहले से बढ़ गया। पहले हमारा आता 55000 4500, अब देखो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट 6250 हो गया, मतलब प्रॉफिट भी बढ़ गया। तो मैन्युफैक्चरर मिस्टर ए हमसे क्या कह रहा था? मिस्टर ए हमसे कह रहा था कि भाई बताओ कितनी टेबल या कितनी चेयर बनाऊं जिससे मेरा दोनों ही लिमिटेड रिसोर्सेज को हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए एंड मेरा प्रॉफिट भी मैक्सिमम आ जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट हर बार मैक्सिमम करना है। देखिए मैं शुरू से ही बताते आया हूं, जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही का ही क्वेश्चन आए, क्या पता कॉस्ट की बात भी कर रहा हूं। तो कॉस्ट में आप जनरली समझते ही है, कॉस्ट को मैक्सिमाइज नहीं मिनिमाइज करना होता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है, ये तो चीजें समझते हैं आप। तो यहां मैंने आंसर दिया मैन्युफैक्चरर को 50 टेबल या 50 चेयर और 10 टेबल बनाओ भाई, आपका दोनों ही अमाउंट, दोनों ही लिमिटेड रिसोर्सेज पूरा यूटिलाइज हो जाएगा एंड साथ में आपका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो जाएगा। और ये 50 चेयर 10 टेबल मुझे किसने बताई? लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक ने बताई। अब मुझे पता है आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है, ये 50 और 10 आया कहां से? इस कॉल्ड एक्सपीरियंस कि इतने टाइम से पढ़ाने पर क्वेश्चन पहला, जब भी मैं ये कॉन्सेप्ट कराता हूं तो बच्चों के दिमाग में, स्टूडेंट के दिमाग में एक ही चीज आती है कि भैया ये आया कहां से 50 और 10 टेबल? ये आया मैंने सॉल्व करके लाया था पहले से, इसलिए आया। तो हमें भी सॉल्व कराए तो हाँ बिल्कुल कराएंगे, आपको अगली क्लास में सॉल्व कराएंगे, इस क्लास में नहीं कराएंगे। अगली क्लास में एक सॉल्व कराएंगे और यही प्रॉब्लम लेते हुए हम निकालेंगे कि 50 चेयर और 10 टेबल कहां से आई। क्योंकि मैं इस क्लास में आपको ये नहीं बताना चाह रहा था कि ये 50 चेयर और टेबल कहां से आई। अगर मैं ये बताने में दिमाग लगा देता आपका, ये बताने में टाइम लगाता, तो आप इन्हीं में खो जाते। मेरा कॉन्सेप्ट समझाने का पर्पस था। कॉन्सेप्ट ये था कि इतनी चेयर और इतनी टेबल बना कर दो, मतलब इतनी चेयर और इतनी टेबल बनाओ जिससे आपके दोनों रिसोर्सेज यूटिलाइज और प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। अब ये 50 चेयर और 10 टेबल कैसे निकाली वो तो हम कर ही लेंगे, यही तो मेन पार्ट है, यही तो सीखना ही हमें इस चैप्टर के अंदर। समझ में आया? चलिए, ये है सर पूरा कॉन्सेप्ट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। ये प्रॉब्लम क्या थी? समझ में आया? मैन्युफैक्चरर की प्रॉब्लम थी और हमने इसको प्रॉब्लम को इस टेक्निक से सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इस टेक्निक के बारे में समझ लेंगे, वो 50 चेयर और 10 टेबल आई कहां से। बट उसके लिए थोड़ा सा एक और भी आपको देना है। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हमें 2 मेथड्स पढ़ने हैं सर, 2 मेथड पढ़ने हैं। चलिए जरा लिखेंगे, मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। Method of solving linear programming problem. Method of solving linear programming problem. सर हमारे पास 2 मेथड है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। पहला मेथड है फॉर्मुलेशन मेथड। पहला मेथड है फॉर्मुलेशन मेथड। इस मेथड के अंदर हमें क्या करना होता है, हमें एक स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम दी होती है। स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम गिवन होती है हमें क्वेश्चन में, स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आपने देखा होगा स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम क्या होती है, एक स्टेटमेंट पैराग्राफ टाइप तो देकर क्वेश्चन दिया जाता है, पैराग्राफ फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा और हमें स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा इक्वेशन में, इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो जब स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम को आप इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, उसको हम फॉर्मुलेशन मेथड कहते हैं। आपके स्टडी मैट में ज्यादातर इसी के क्वेश्चन हैं, इसलिए वैसे तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, इसको सॉल्व करने में भी समय बहुत लगता है, पर इंस्टीट्यूट कहता है कि इतना बड़ा मत सॉल्व करो आप बस क्या करो,
जो स्टेटमेंट वाइज हम प्रॉब्लम आपको दे रहे हो उससे बस इक्वेशन बना दो, इक्वेशन को सॉल्व करने की नीड नहीं है। तो इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन इक्वेशन सॉल्व करे नहीं है, बस क्या करा है, प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है, सॉल्व मत करो बस। अब हम इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे ना अगर, तो हमें वो 50 चेयर और 10 टेबल का आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि 50 और 10 चेयर और टेबल तभी निकल पाएगा जब इक्वेशन सॉल्व होगी पूरी। बट इंस्टीट्यूट कहता है कि नहीं सर इतना मत करिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जब कराऊंगा तो आप देखना कितना बड़ा हो जाता है क्वेश्चन इक्वेशन सॉल्व करने पर। यह है हमारा फॉर्मुलेशन मेथड। इसके बाद आता है दूसरा सोल्यूशन मेथड। अब फॉर्मुलेशन मेथड में तो हमने क्या करा, हमने कोई सोल्यूशन थोड़े निकाला, हमने तो क्या करा, स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम थी पैराग्राफ फॉर्म में और उसको हमने इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। जब सोल्यूशन मेथड की बात करते हैं तो सोल्यूशन मेथड में एंड सोल्यूशन निकालते हैं। बेसिकली इक्वेशन बनाने के बाद हम उसको सॉल्व भी करेंगे और एंड सोल्यूशन निकालेंगे, और जब एंड सोल्यूशन निकल जाएगा तो उसको सोल्यूशन मेथड कहेंगे। बात समझ में आ गई? यही तो है। चलिए आइए सोल्यूशन मेथड। मतलब सर ये कि स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम तो आएगी, पहले यहां से यहां बनाओ फिर इक्वेशन फॉर्म से सोल्यूशन फॉर्म में जाओ, ठीक है जी। तो मतलब बेसिकली सोल्यूशन मेथड तभी काम आएगा जब फॉर्मुलेशन मेथड लग जाएगा। अब बात को समझिए, मैं सोल्यूशन किसी चीज का तभी निकाल पाऊंगा जब मेरे पास इक्वेशन होगी। इक्वेशन निकालने के लिए मुझे फॉर्मुलेशन लगाना पड़ेगा। इसलिए जब स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम को हम इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जब स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम को हम इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसके आगे की कहानी होती है सोल्यूशन मेथड की। फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे सोल्यूशन फॉर्म में। सोल्यूशन फॉर्म मतलब ऐड आंसर निकालेंगे इसका, और जब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे सोल्यूशन फॉर्म में तब जाकर हमारा सोल्यूशन मेथड कहलाएगा। अब सोल्यूशन फॉर्म को कन्वर्ट करने के दो मेथड बताए गए, दो तरीके से आप इक्वेशन से सोल्यूशन में आ सकते हो। क्या बोला सर, समझ नहीं आया? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इक्वेशन निकालने के लिए तो कोई मेथड नहीं है, वो तो आपको पढ़कर समझकर निकालनी होगी, इक्वेशन बनानी होगी, वो बताऊंगा आपको। पर इक्वेशन बनने के बाद आप इसको सोल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको दो मेथड दिए गए, एक है सिंपलेक्स मेथड, एक है ग्राफिकल मेथड। कहते हैं दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करो और आप सोल्यूशन निकालो। अब पेपर आपसे कहेगा, पेपर में बताया कहेगा आपसे कि भैया सिंपलेक्स मेथड से सोल्यूशन निकाल के दिखाओ या ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन निकाल के दिखाओ या इक्वेशन फॉर्म। तो तीन टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। पहला कि ये बोले कि इक्वेशन फॉर्म करो, बस बात खत्म। दूसरा ये बोले कि इक्वेशन फॉर्म करने के बाद सोल्यूशन भी निकाल के दिखाओ सिंपलेक्स मेथड से, और ये बोलेगा इक्वेशन फॉर्म करने के बाद सोल्यूशन निकाल दिखाओ ग्राफिकल मेथड से। तीन टाइप के क्वेश्चन मुझे आपको कराने हैं, चैप्टर खत्म हो, राइट। चलिए, तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड में दिए गए, एक है ग्राफिकल मेथड और एक है सिंपलेक्स मेथड। अब सुनिए, जो मुझे आपको नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा ना, वो ग्राफिकल मेथड कराऊंगा, ग्राफिकल मेथड कराऊंगा। पहले तो नेक्स्ट क्लास में आपको दो चीजें कराऊंगा। पहले तो वो स्टेटमेंट वाइज, मैंने आपको स्टेटमेंट ही तो दी, एक मिस्टर ए है, फर्नीचर की उसका बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट इतनी है, लिमिटेड रिसोर्सेज दे रखे हैं, कंडीशन दे दी आपको, तो उससे इक्वेशन बनाना सीखेंगे और इक्वेशन से सोल्यूशन निकालना सीखेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको इक्वेशन बनाना और सोल्यूशन निकालना सिखा दूंगा, पर इक्वेशन बनाने के आपके एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और कराऊंगा जिससे आप समझ पाओ, क्योंकि एक क्वेश्चन से इक्वेशन बनाना नहीं सीख पाओगे आप। एक बार ग्राफिकल मेथड बताऊंगा इक्वेशन बनाने के बाद एक ही बार, और एक बार सिंपलेक्स मेथड बताएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए तो आज की क्लास को हमने यहीं पर समाप्त करा। वीडियो अगर पसंद आती है, क्लासेस अगर पसंद आती है, तो हमारा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर इस प्लेलिस्ट को, OMSM की प्लेलिस्ट को आप जरूर फॉरवर्ड करिए, और पूरा कोर्स मैं आपका यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा बढ़िया से। समझ में आया ना? देखिए, ये जो मैंने क्लास अभी आपको ली ना, ये सेम क्लास एज इट इज पेड में ले रखी है मैंने, बट पेड और यहाँ पर बस इतना फर्क है, वहां पर मैं हर एक चीज हिंदी में लिखवाता हूँ। हिंदी में जो मैंने यहाँ पर बोला है ना आपको, वो मैं हिंदी में लिखवाता भी हूँ वहां पर। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो इसकी पेड लेक्चर, LLP का पेड लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर डाला हुआ है, आप ले सकते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक बाय दीपक क्लासेस आपको नजर आएगा,
और वहां पर जब आप पढ़ोगे तो यही सेम जो मैंने आज आधे घंटे में आपको पढ़ा दी, इसी के लिए मैंने वहां पर 1 घंटा लगाया है। वहां पर बस ये हुआ है कि मैंने यही सेम से यही एग्जाम्पल दिया था, यही सबको सिखाया था, पर हर एक चीज लिख कर हिंदी में समझाई थी। क्योंकि उस टाइम में ये भी सोचता हूँ पढ़ाते वक्त कि अगर स्टूडेंट कल को सेल्फ रिवीजन करेगा तो उसको पता होना चाहिए क्या बात मैंने कही थी उस टाइम पे, दोबारा क्लास ना देखने पड़े। चलिए दोस्तों, खत्म करते हैं वीडियो को, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और नेक्स्ट क्लास में वो जो पिछली वाली प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करके निकालेंगे ये 50 और 10 कैसे आया, बाय इक्वेशन फॉर्म एंड बाय ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन निकालेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।